नमस्कार दोस्तों, महिला और बाल अपराध से रिलेटेड सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम रेप के बारे में पढ़ेंगे। और सेकंड महिला और बाल अपराध सीरीज का सेकंड वीडियो है। इसमें आगे हम रेप और पोक्सो, देखो ये एक दूसरे रिलेटेड है। रेप किसी भी आयु की महिला के साथ हो सकता है और पोक्सो में द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012 का एक्ट है, जो कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण करता है। जो भी लैंगिक रूप से पीड़ित बालक है, 18 वर्ष से कम आयु के बालक है, कहने 18 वर्ष से कम आयु के बालकों पे तो पोक्सो लग जाएगा। और 18 वर्ष से कम हो चाहे ज्यादा हो, अगर उसके साथ रेप हुआ है किसी बच्ची के साथ या बड़ी के साथ, तो उस पर रेप का केस भी बनता है। यानी कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड के तहत भी उस पर धारा लग जाएगी। जो भी 376 ए बी मतलब सी डी ई जो भी है, गैंग रेप है 376 डी, 16 से कम है तो डी ए, 12 से कम है तो डी बी, इस तरह धाराएं साथ में लग सकती है। तो पोक्सो का उद्देश्य इतना ही है, जो 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा हो, जैसे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, उसके विरुद्ध कोई लैंगिक कृत्य हो रहा है, कोई यौन अपराध हो रहा है, तो पोक्सो एक्ट में आ जाएगा। पोक्सो एक्ट के तहत उसका स्पीडी मतलब तीव्र गति से डिस्पोजल हो जाएगा। जल्दी उसमें एक लिमिट दी गई है कोग्निजेंस लेने, यानी कि कोर्ट के सामने मामला आता है, उससे 1 वर्ष के भीतर मामले का निपटारा कर लिया जाएगा। और इन दोनों को साथ में पढ़ाने का पर्पज इतना ही है क्योंकि इसका एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों ही यौन अपराध से रिलेटेड है। ये बच्चों के साथ, लड़के चाहे लड़की के साथ, किसी के साथ यौन अपराध होते हैं तो उस पर पोक्सो लग जाएगा। 18 वर्ष से कम होना चाहिए लेकिन। और यौन अपराध ये जो बलात्संग रिलेटेड अपराध है, केवल महिला के साथ किसी भी पुरुष के द्वारा या मैन के द्वारा किया जाता है तब लागू होता है। और पोक्सो एक्ट में एक बात और ध्यान रखने की है कि जैसे किसी महिला के साथ रेप हुआ जो कि 18 वर्ष से कम आयु की है, और इसमें स्पष्ट रूप से कहा हुआ है जिसमें कि पोक्सो की भी धारा लगेगी और 375 से लेकर 375 ई तक, जिसके अंतर्गत जैसी भी अपराधी प्रकृति होगी जो भी, वो भी धारा लग जाएगी। जैसे गैंग रेप हुआ तो पोक्सो का सेक्शन भी लग गया, और 376 जो भी डीए है या डीए जो भी साथ में लग जाएगा। और इसका जो एक सेक्शन है 42 है पोक्सो एक्ट का है, इसको आपसे इंग्लिश में भी नाम पूछ सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012 का एक्ट है। तो 42 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पोक्सो एक्ट की धारा में अगर पनिशमेंट ज़्यादा है तो पोक्सो एक्ट वाला पनिशमेंट दिया जाएगा। अगर रेप की धारा में 375 मतलब 376 से लेके 376 ई के बीच में कोई अपराध किया गया है, इनमें पनिशमेंट ज़्यादा है तो जो भी अधिक है, जिसमें भी पनिशमेंट की मात्रा अधिक है, वो पनिशमेंट दिया जाएगा। तो सबसे पहले पोक्सो शॉर्ट में एक अलग स्लाइड के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले रेप के जान लेते हैं कि रेप होता क्या। तो दोस्तों 2013 में जो भी निर्भया केस था दिल्ली का, जिसमें कि निर्भया केस के जितने भी अपराधी व्यक्ति थे उनको फांसी दी जा चुकी है, आपको पता होगा, इसी साल फांसी दी गई थी। और उसमें एक था जो जिसकी एज लगभग 18 वर्ष से थोड़ी कम थी, जो कि 18 वर्ष से कम होने की वजह से वो बाल गृह में, विशेष गृह में रखा गया था और 3 साल के बाद वो छोड़ दिया गया था। क्योंकि उस टाइम पे जो 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति था तो जिसके द्वारा रेप किया जाता था तो उसको जे एक्ट, जो कि बालकों के संरक्षण और देखरेख से रिलेटेड एक्ट था, उस टाइम अलग था। अब चेंजेस हो गए हैं। अब जे एक्ट में बालकों का संरक्षण और देखरेख 2015 में अलग से एक्ट का निर्माण कर दिया, जो 2016 में लागू हो चुका है। और जिसमें परिवर्तन कर दिया कि 16 से 18 के बीच की एज ग्रुप का कोई भी बच्चा है, उसकी समझ अगर परिपक्व है, परिपक्व समझ का बच्चा है, उसके द्वारा रेप किया जाता है तो वो बच्चा नहीं माना जाएगा। उसका भी ट्रायल किस तरह किया जाएगा, जैसे 18 वर्ष से ऊपर का विचारण करते हैं उसी तरह किया जाएगा। और उसको भी सजा हो सकती है जितनी 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को होती है, उतनी सजा उसको हो सकती है। लेकिन अगर उसको लाइफ टाइम आजीवन कारावास की सजा देते हैं 16 से 18 के बीच के लड़के को, तो उसको आजीवन कारावास में ये नहीं होगा कि उसको छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल, लेकिन उसको छोड़ने की संभावना होगी। यानी कि 20 साल 14 साल जितना भी उचित हो उतने में इतनी सजा देंगे कि आजीवन दिया जाता है, लेकिन 20 साल बाद इसको निर्मुक्त कर देंगे, तो मतलब छोड़ देंगे एक तरह से। तो सबसे पहले ये 4 पॉइंट जो हैं ए बी सी डी, ये समझने जरूरी है दोस्तों। इससे पहले 2013 से पहले क्या था, रेप में जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन है उसका पेनिट्रेशन वुमेन सेक्सुअल ऑर्गन में होना जरूरी था, जिसमें पेनिट्रेशन का बहुत बड़ा महत्व था। अगर पेनिट्रेशन नहीं होता था तो वो रेप नहीं माना जाता था। तो ये अब चेंज हो गया दोस्तों, बिल्कुल अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये है कि ये 4 बिंदु अगर होते हैं तो रेप माना जाएगा। देखो फर्स्ट बिंदु में शॉर्ट में ये बता देता हूँ, 4 आप स्पष्ट दिए हुए हैं, 4 आप पढ़ लेना। पेनिट्रेट इज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू वेजिना माउथ यूरेथ्रा एनस, ये 4 बिंदु ये हिंदी में भी लिखे हुए हैं। ये तो बात करता है पेनिट्रेट हिज पेनिस, और आगे है एनी ऑब्जेक्ट पेनिट्रेट करता है कहाँ, वेजिना यूरेथ्रा एनस में, तो भी रेप का अपराध हो जाएगा। कौन करता है, कोई पुरुष। और मैनिपुलेट करता है जिससे कि पेनिट्रेट हो जाता है वेजिना यूरेथ्रा एनस में, तो भी रेप हो जाएगा।
ये इधर हिंदी में लिखा हुआ हस्तसाधन करता है जिससे ये वेजिना यूरेथ्रा एनस में पेनिट्रेशन हो जाता है तो भी रेप मान लिया जाएगा। और इसके बाद लास्ट है कि यहां तक भी दिया गया अप्लाइड हिज माउथ, कहां पे, वेजिना एनस और यूरेथ्रा पे, तो वो भी रेप आएगा। तो इस तरह रेप की परिभाषा को बिल्कुल चेंज कर दिया दोस्तों। पहले तो क्या था, मेल सेक्सुअल ऑर्गन का फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन में पेनिट्रेशन जरूरी था, चाहे किसी एक्सटेंट तक हो। लेकिन अब इन परिभाषाओं को चेंज कर दिया गया है, चाहे सेक्सुअल ऑर्गन का हो या किसी मतलब यानी कोई चीज के माध्यम से या कोई माउथ से या किसी माध्यम से, ये 4 पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लेना, इनके माध्यम से पेनिट्रेट करता है तो वो रेप की परिभाषा में आएगा, कोई मेल फीमेल के साथ। और ये भी पीछे ये भी था कि मेल, पीछे एक प्रिया बनाम स्टेट का केस था जिसमें ये समझाया गया था कि मेल ही फीमेल के साथ रेप कर सकता है, फीमेल फीमेल के साथ रेप नहीं कर सकती, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट था। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया आप तो 2013 के बाद तो इसमें स्पष्ट रूप से आ गया कि कोई पुरुष किसी महिला के साथ करता है। और दूसरी बात उसमें एक बात और उठी थी कि कोई महिला है, कोई फीमेल है, वो किसी दूसरी महिला के साथ किसी में रेप के लिए, तो अबेटमेंट के लिए कहीं ना कहीं कोई स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट का इस पे अबेटमेंट पे व्यू नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट का व्यू आया है कि किसी अन्य महिला के साथ रेप हो रहा है तो अबेटमेंट जरूर कर सकती है, कोई अदर जो महिला है रेप के लिए उकसा सकती है किसी मेल को, या उसकी सहायता से, कैसे करो, एड करके, सहायता करके, या अबेट करके, या फिर षड्यंत्र करके, कैसे करके किसी दूसरी जो उसकी साथ की महिला या कोई अन्य महिला है किसी मेल को अबेट कर सकती है, तो अबेट के लिए जिम्मेदार हो सकती है। ये ध्यान रखना, कोई सुप्रीम कोर्ट का क्लियर व्यू नहीं है दोस्तों इस पर, बस ये इतना ध्यान रखना इसमें। इसके बाद ये 4 पॉइंट तो ध्यान रखने, इन परिस्थितियों में अगर कोई पुरुष महिला के साथ करता है तो रेप माना जाएगा, लेकिन नीचे 7 बातें दी हुई है तभी रेप माना जाएगा। उसकी सहमति से ये चीजें करता है तो रेप नहीं होगा। अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध करता है, कंसेंट के विरुद्ध करता है, उसकी कंसेंट नहीं है। अगर कंसेंट ली है तो कंसेंट कैसे प्राप्त किया उसने, उसको डेथ के या चोट के भय में डाल के प्राप्त किया, उसकी कनपट्टी पे बंदूक रख दी फिर कंसेंट प्राप्त की है तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। और उस महिला की कंसेंट से, जब वो देखो पहले क्या होता था, गांव में होता था अक्सर ऐसे, जैसे स्वागरात के दिन वो घूंघट में रहती थी महिलाएं ज़्यादातर, तो वो अपने पति को पहचानती नहीं थी। गांव में शादियां एक दूसरे की शक्ल देख के नहीं होती थी, तो ज़्यादातर कोई दूसरा व्यक्ति आगे जो उसका पति नहीं होता था वो उसके साथ ऐसा करता था, उसकी कंसेंट से करता हो, चाहे उसके साथ संबंध बनाता तो वो रेप मान लिया जाएगा। सीधी सी जायज़ सी बात है कि कोई अदर करेगा उसकी कंसेंट, उसको विश्वास दिला के कि मैं तेरा पति हूँ, तो वो रेप माना जाएगा। और इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है उसको अगर कोई ऐसी महिला है उसके साथ करते हैं, पागल है या कोई नशे में है या उसको कोई नशीला पदार्थ खिला के उसकी कंसेंट ले ली है, जिससे कि वो उसकी जो उसका नेचर है, कॉन्सिक्वेंसेज है, प्रकृति परिणामों को समझने में असमर्थ है, तो वो भी रेप, वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपने उससे धोखे से कंसेंट प्राप्त की है, या उसकी कंसेंट से कर रहा है या उसके बिना कंसेंट से कर रहा हो, चाहे बिना। अगर 18 वर्ष से कम आयु की कोई महिला है, कोई लड़की है, उसके साथ चाहे उसकी कंसेंट से करो चाहे बिना कंसेंट, अगर वो दे भी देती है तो उसकी कंसेंट कोई मायने नहीं रखती है दोस्तों। 18 वर्ष से कम है तो ये ध्यान रखना। पहले 2013 के बाद इसमें चेंज हो गया, पहले यहाँ 18 की जगह थे 16 वर्ष। अगर वो कंसेंट नहीं दे रही है, अब 18 कर दिया है, तो रेप माना जाएगा। कंसेंट दे रही हो चाहे नहीं दे रही हो, दोनों ही परिस्थितियों में रेप माना जाएगा। 7वां पॉइंट है, जब वो अपनी जो कंसेंट है वो कम्युनिकेट नहीं कर रही है, संसूचित नहीं कर पा रही है, गूंगी है कोई लड़की, बहरी लड़की है, तो वो अपनी असमर्थ है, तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी उसकी। और इस सेक्शन का प्रोवाइडेड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका परंतु क्या कहता है कि अगर लड़की विरोध नहीं कर रही है, भौतिक रूप से किसी लड़की के साथ रेप, उसकी कंसेंट नहीं है, लेकिन वो विरोध नहीं कर रही है, तो आप कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि उसने विरोध नहीं किया, वो तो चुपचाप, इसका मतलब वो सहमति है, बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। अगर विरोध नहीं कर रही है तो भी सहमति नहीं मानी जाएगी। सहमति प्रूव करने का ये कोई तरीका नहीं है, कानून में स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि अगर वो विरोध नहीं कर रही है, उसको लात घुसे नहीं मार रही है, या उसका किसी तरह से फिजिकल वो रेसिस्ट नहीं कर रही है, तो ये नहीं माना जाएगा उसकी कंसेंट थी। और नीचे 2 एक्सेप्शन दिए गए हैं, अपवाद, इन परिस्थितियों में रेप नहीं माना जाएगा कि किसी चिकित्सीय प्रक्रिया, कोई मेडिकल प्रोसीजर है, उसमें कोई ऐसा होता है, उपरोक्त 4 बातें मैंने बताई थी, पेनिट्रेट होती है कोई चीज़, कोई साधन पेनिट्रेट होता है, या कुछ और ऑब्जेक्ट पेनिट्रेट होता है यूरेथ्रा में, वेजिना में, तो वो रेप नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल पर्पज में ये चीज़ होती है, कोई किसी टेस्ट के लिए या कैसी, तो उसमें रेप नहीं माना जाएगा। दूसरा एक्सेप्शन है, किसी पुरुष का अपनी पत्नी के साथ 15 वर्ष से कम आयु की नैवोप्लास्टनी, यानी कि 15 वर्ष से आयु से अधिक की उसकी खुद की पत्नी है, तो वो रेप नहीं माना जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें भी चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है, इसमें ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे सुप्रीम कोर्ट का केस आया था, लिख लीजिए, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कि जो ये 15 वर्ष दिए गए हैं, इसकी जगह 18 वर्ष बढ़ा जाना चाहिए।
कहने का मतलब है कि 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी भी है, खुद की पत्नी भी है, उसके साथ उपरोक्त 4 बातें करते हो, ABCD, टेनिस एनी एक्सटेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट एनी एक्सटेंट, ये चीजें 4 हमने उपरोक्त डिटेल से पढ़ ली थी, आप उसको एक बार और देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये सब करते हो तो वो रेप माना जाएगा। अगर वो उसकी पत्नी शिकायत कर देती है, 18 वर्ष से कम आयु की है, आपने कोई 18 वर्ष से कम आयु की लड़की से शादी कर ली, शादी के बाद वो 17 साल की है और बाद में जाके वो थाने चली जाती है और आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देती है, तो वो रेप ही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने एक रीजन भी दिया था कि जब विवाह के एज की आयु 18 वर्ष और 21 वर्ष है, 21 वर्ष तो लड़के की है, 18 वर्ष लड़की की होनी चाहिए, तो यहाँ पे 18 वर्ष क्यों नहीं है, यहाँ पे भी 18 वर्ष पढ़ा जाना चाहिए। तो इसलिए कि 18 इसको बाल विवाह को रोकने के लिए इस प्रोविजन को इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में चेंज किया था। ये ध्यान रखना, 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ शादी करते हो, उसके बाद लड़की को शिकायत कर देती है थाने में की, तो वो रेप मान लिया जाएगा। इसलिए पत्नी भी 18 वर्ष से ऊपर की होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अब 376 में पनिशमेंट जान लेते हैं। रेप के लिए पनिशमेंट क्या होगा। देखो दोस्तों, पहले क्या था, पनिशमेंट कम से कम थी 7 वर्ष की सजा, जिसको बढ़ाकर अब कम से कम सजा को कर दिया 10 वर्ष। 7 से अब 10 वर्ष से कम नहीं होगी, कम से कम सजा 10 वर्ष तक होगी, और जो अधिकतम हो सकेगी LI, मतलब लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, मतलब आजीवन कारावास तक। आजीवन का मतलब होता है जीवन तक, ये ध्यान रखना खास तौर पे। लेकिन ये डिपेंड सरकार पे करता है कि जीवन तक में वो 20 साल में छोड़ दे, 14 ईयर में छोड़ दे। लेकिन अगर कोर्ट ने आजीवन दे दिया है तो ये कोर्ट का विवेक नहीं होता, कोर्ट छोड़ेगी। ये सरकार पे डिपेंड करता है कि उसकी सजा 14 वर्ष में कंक्लूड कर दे या फिर 20 साल में कंक्लूड कर दे, ये सरकार पे डिपेंड करता है टोटली। और साथ में 10 से कम नहीं होगी, आजीवन कारावास तक हो सकेगी, प्लस कहने का मतलब मेरा है साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब इसका सेकंड पॉइंट है, उसकी ग्रेविटी थोड़ी गंभीर है, प्रकृति गंभीर है। देखो, कोई पुलिस अधिकारी होते हुए ऐसा करता है, अपने थाने में करता हो, लोक सेवक कोई पब्लिक सर्वेंट होते हुए ऐसा करता है, या आर्म्ड फोर्सेज का कोई व्यक्ति है वो ऐसा करता है, या कोई जेल में, कोई अभिरक्षा में है, कस्टडी में है, वो ऐसा करता है, रेप करता है किसी महिला के साथ, अस्पताल में उसकी अभिरक्षा में है, या कोई ड्यूरिंग कम्युनल या वायलेंस है उस दौरान ऐसा करता है, कोई गर्भवती महिला के साथ ऐसा करता है, या कंसेंट देने में असमर्थ है, कोई गूंगी बहरी है उसके साथ बलात्संग करता है, रेप करता है। तो इस तरह ये पॉइंट है, इनमें जो ऑफेंस है, जो रेप हुआ है, तो उसकी ग्रेविटी को बढ़ा दिया गया दोस्तों। तो ये पॉइंट आप देख लेना, उसको विकलांग बनाएगा या बार बार रेप करेगा उसके साथ, तो सजा 10 वर्ष से कम नहीं होगी और लाइफ टाइम। देखो, सजा तो वही है, 10 वर्ष से कम नहीं होगी, ऊपर भी वही पड़ी। सिंपल जो रेप होता है ये व्यक्ति नहीं करती है, उनके अलावा कोई व्यक्ति करता है, तो उसमें भी यही थी 10 से LI। लेकिन इसमें एक चेंज है, ये पब्लिक सर्वेंट पुलिस वाला अपनी ड्यूटी में काम कर रहा है, तो इनके लिए एक दायित्व बढ़ाया गया कि भाई अगर कोर्ट आपको LI दे रही है तो शेष प्राकृत जीवन काल आपको जेल में ही बिताना पड़ेगा। देखो, विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर बट विच शैल आल्सो imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, जितना वो जीवित रहता है शेष लाइफ उसको जेल में, और साथ में फाइन के लिए भी वो लाइबल होगा, जुर्माने के लिए भी दंडित करेंगे। तो दोनों में अंतर क्या है, रिमाइंडर जो भी लाइफ है उसको जेल में बितानी पड़ेगी अगर वो आजीवन कारावास लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट कोर्ट द्वारा दिया जाता है। तो इसमें ये बात ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्लोज पे चलते हैं। इसके बाद 2018 में ये तीसरा क्लोज भी जोड़ दिया। देखो दोस्तों, एक्ट तो ये बाद में बना था, लेकिन ये शुरू में ऑर्डिनेंस से ये आ गया था 2018 का अमेंडमेंट, तो ये 21 अप्रैल 2018 से लागू माना जाता है। पूछे एनफोर्स में 2018 का जो संशोधन था, जो प्रवर्तन में कब आया था, तो ध्यान रखना 21 अप्रैल 2018। तो इसमें तीसरा क्लोज क्या जोड़ा था, जो 16 वर्ष से कम एज की कोई महिला है उससे बलात्कार करता है, तो इसमें देखो ऊपर 10 था, दोनों में 10-10 था आजीवन, और आगे क्या था, शेष प्राकृतिक जीवन आजीवन कारावास दिया जाता है तो जेल में बिताना पड़ेगा। इसमें भी है कम से कम 20 साल, अगर लाइफ टाइम दिया जाता है तो शेष जो लाइफ टाइम वो बिताएगा जेल में बिताएगा। और इसमें एक अलग क्या क्या है, 16 वर्ष से कम आयु की महिला के या महिला के साथ रेप होता है तो ये धारा भी लग जाएगी, इसमें भी सजा मिलेगी 376 में भी, साथ में पोक्सो एक्ट की सेक्शन भी लग जाएगा साथ में, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012 का एक्ट। और जहां भी ज्यादा पनिशमेंट दिया गया, उसके 42 से हमने सेक्शन पढ़ा था, उसमें बताया था मैंने कि जहां भी ज्यादा दंड दिया गया, पनिशमेंट दिया गया, वो दंड दिया जाएगा उसको, चाहे पोक्सो में ज्यादा दिया हो, चाहिए 20 से LI ये ज्यादा है तो यहाँ ये पनिशमेंट उसको दे देंगे एक्यूज्ड पर्सन को। और इसमें एक बात और नई ऐड हुई है दोस्तों, कोई जुर्माना लगाया जाता है कोर्ट में, तो वो जो भी विक्टिम है, पीड़िता है, पीड़ित महिला है, उसके चिकित्सा है, जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं या उसके पुनर्वास रिहेबिलिटेशन है, उसके लिए
पूर्ति करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त, मतलब पीड़िता को उसके मतलब खर्चे जो भी लगेंगे, मेडिकल एक्सपेंस लगेगा, उसके पुनर्वास के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, या फिर उसके जो भी उस पीड़िता को संदत करेंगे, जो भी जुर्माना, ये नीचे लिख दिया, जुर्माना किसको दिया जाएगा, पीड़िता को संदत किया जाएगा। ये खास तौर पर ध्यान रखना, इसमें ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है कि पूछ ले कि 16 वर्ष में जुर्माना किसको संदत किया, तो पीड़िता को संदत किया जाएगा। ऊपर की बात उन दोनों में नहीं लिखा हुआ है, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है तीसरे क्लोज में। तो इसके बाद 376 है दोस्तों, इसमें ये था कि परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम कर देते हैं, यानी कि पीड़िता की मृत्यु लगातार विकृतशील, इतना घिनौना करते हैं। जैसे कि आपने निर्भया जो केस हुआ था, रेप केस हुआ, उसमें बार बार रेप करके घिनौना करते उन्होंने जो किया था, उसकी मृत्यु लगातार ऐसी दशा कर दी जो विकृतशील दशा मानी जाती है, जो घिनौनी दशा मानी जाती है। तो 376 के 1 और 2 के दिन अपराध करता है, मतलब उपरोक्त रेप का अपराध उसकी मतलब विकृतशील दशा, वेजिटेटिव स्टेट कर देते हैं, परसिस्टेंट मतलब लगातार ऐसी दशा कर देते हैं विक्टिम की, तो उसके लिए पनिशमेंट अलग है। देखो जो तीसरे क्लोज में पड़ा था वो ये 20 से कम नहीं होगा और आजीवन शेष प्राकृत जीवन जेल में बिताना पड़ेगा। और इसमें क्या जोड़ दिया साथ में, डेथ भी, मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, मतलब मृत्युदंड भी, डेथ भी दी जा सकती है। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है, 20 दे, LI दे, या वो देखेंगे केस की प्रकृति, तथ्य परिस्थितियां देखेंगे, किन परिस्थितियों में उसको किया, कितना अत्याचार किया गया, कितना नहीं किया गया, किसने कितना किया, 5 एक्यूज थे, उनमें से कौन ज़्यादा जिम्मेदार है। एक को डेथ दी जा सकती है, बाकी को LI भी दी जा सकती है, पूरा जीवन जेल में सड़ना पड़ सकता है उनको, या 20 साल, 22 साल, 23 साल, ये सब कोर्ट पे डिपेंड करता है, वो तथ्य परिस्थितियों को देख के डिसाइड करेगा, ये ध्यान रखना। और इसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि जुर्माना पीड़िता को संदत किया जाएगा, ऐसा भी जिक्र नहीं, ये भी ध्यान रखना, ये सेक्शन के हिसाब से ध्यान रखना दोस्तों। इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है उसमें तो दिलाएंगे, जिसमें नहीं लिखा हुआ है उसमें अलग बात है, इसमें लिखा हुआ नहीं है। देखो 2018 में जो कि एक्ट कब से लागू हुआ था, मैंने अभी आपको बताया 21 अप्रैल 2018 से, तो 376 AB सेक्शन भी जोड़ा था, पनिशमेंट फॉर रेप ऑन वुमेन अंडर 12 ईयर ऑफ एज। ये कब सेक्शन जोड़ा गया था, 12 साल से एक छोटी बच्ची के साथ कश्मीर में कठुआ कांड हुआ था, तो उस कठुआ कांड के बाद से ये सेक्शन जोड़ा गया था, जो 12 वर्ष से कम आयु की, मतलब अलग से एक प्रोविजन कर दिया कि 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ अगर आप कोई रेप करता है तो उसमें भी वही 20 से कम नहीं होगा, LI लाइफ टाइम जेल में बिताना पड़ेगा। वो कोर्ट पे डिपेंड करता है, ये मैंने आपको बताया, या डेथ के लिए भी, और जो भी उसका मेडिकल एक्सपेंसेस है, पुनर्वास है, ये उपरोक्त जो हम बातें पढ़ सकते हैं, जुर्माना उस पीड़िता को, विक्टिम को ही दिया जाएगा, जो भी कोर्ट जुर्माना करेगी वो विक्टिम को दिला दिया जाएगा। तो ये 12 वर्ष AB में, 376 AB में, ये आपको ध्यान रखनी है। और फिर आ गया 376B। 376B को आप इस तरह ध्यान रख सकते हो, B से BB। तो पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन किया जाता है, सेपरेशन के दौरान इंटरकोर्स किया जाता है, उसकी सहमति के बिना, उसकी कंसेंट के बिना, चाहे वो डिक्री, कोर्ट की डिक्री से सेपरेशन हुआ हो या अन्यथा वो सेपरेट रह रही है, उन दोनों की नहीं बनती, तो उसकी कंसेंट के बिना इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, तो इसमें सजा की प्रकृति को कुछ बढ़ा दिया है, पहले कम थी, तो कितनी, कम से कम 2 साल और 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है ऐसा अगर प्रूव कर दिया जाएगा। तो इसमें कोर्ट ये है, कोर्ट में कुछ CRPC में बाउंडेशन दे रखी है कि मतलब कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो देखेगा कि तथ्य परिस्थितियां देख के इसमें कॉग्निजेंस ले सकती है, अन्यथा नहीं लेगा। ये आप CRPC में देख सकते हो, CRPC में इसका सेक्शन है 198 भी CRPC का सेक्शन, ये ध्यान रखना। और इस परिस्थिति में ध्यान में रखेगा परिवार वो ग्रहण करते वक्त उसका कॉग्निजेंस लेते वक्त मजिस्ट्रेट, बस इतना ध्यान रखना। और 198 भी इसके साथ पढ़ लेना, 376B के साथ, ये भी है वो भी है। और फिर है 376C दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए पर्सन इन अथॉरिटी। अब इसके टाइटल में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसमें ये सोच रहे हैं कि यहाँ भी रेप हो रहा है, तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ रेप नहीं हो रहा है इस सेक्शन में। अगर यहाँ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए पर्सन ऑफ अथॉरिटी किया जाता तो वो आ जाता 376 में, सेकंड क्लोज में, कोई पब्लिक सर्वेंट, उसमें सारा कुछ ये अथॉरिटी के पर्सन द्वारा ये भी चीज़ दी हुई है, कोई लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट द्वारा, तो इतनी कम सजा नहीं होती। इसमें मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा, स्पष्ट रूप से एक बिंदु आया जो कि रेप नहीं है, जो कि बलात्संग नहीं है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए उत्प्रेरित करना या विलुप्त करना बाई ए पर्सन इन अथॉरिटी, ये है, जो कि बलात्कार नहीं है, जो कि रेप नहीं है। इस सेक्शन को इस तरह पढ़ो, आप टाइटल में इसको ऐसे लिख लो, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अथॉरिटी के किसी व्यक्ति द्वारा उत्प्रेरित या विलुप्त करना, इंड्यूस या सेड्यूस करना किसी वुमेन को, जो कि रेप नहीं है। सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द रेप, बस इतना ध्यान रखना है। देखो यहां हिंदी में बताता हूं, ऐसी किसी महिला को जो उसकी अभिरक्षा में, उसकी कस्टडी में है, उसका बाहर साधक व्यक्ति है, परिसर में उपस्थित अपने साथ मैथुन करने हेतु जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, उत्प्रेरित या विलुप्त करता है। उत्प्रेरित विलुप्त करने से मेरा यहाँ मतलब है, क्या करता है, कोई किसी कस्टडी में कोई महिला है, जैसे हॉस्पिटल में कोई नर्स है, तो नर्स को उत्प्रेरित करता है,
कोई भी जैसे डॉक्टर हो, अथॉरिटी का मेन कोई भी व्यक्ति हो, मैनेजमेंट जो संभाल रहा है, उसको कोई पोर्न दिखा के या अन्य कोई इशारों से उसको उत्प्रेरित या विलुप्त करता है। उसके साथ रेप नहीं हुआ इस सेक्शन में, ध्यान रखना। 376C बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर रेप ही हो जाता तो फिर तो 376 में आ जाती, वहीं पनिशमेंट मिलता। कोई भी पब्लिक सर्वेंट करता है या हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोई मैन जिसके बाहर साधन में वो महिला है जो अथॉरिटी रखता है उसके ऊपर, तो वहाँ चला जाता। यहाँ रेप नहीं हो रहा है, उसको उत्प्रेरित कर रहा है, सेड्यूस कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, तो सजा कितनी होगी? 5 वर्ष से कम नहीं होगी, 10 वर्ष तक की हो सकेगी। इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं, लगभग टीचर भी गलत पढ़ाते हैं अधिकतर, और बच्चे भी गलत रूप से इसको भी रेप मानते हैं। यहाँ अथॉरिटी का है भी, अथॉरिटी में कोई उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो क्योंकि टाइटल की वजह से, सेक्शन का टाइटल थोड़ा ऐसे दिया हुआ, उस वजह से ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें ध्यान रखना 5 वर्ष से कम नहीं, 10 वर्ष अगर ऐसा करता है जो रेप की कैटेगरी में नहीं आता हो, इतना ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसके बाद है गैंग रेप का सेक्शन है, जिसमें क्या दिया गया? सामूहिक बलात्संग, जिसको हिंदी में बोलते हैं। देखो दोस्तों, गैंग रेप के जो सेक्शन है, जो कि निर्भया कांड के बाद ये ज़्यादातर सेक्शन जुड़े हैं, इनमें परिवर्तन हुआ है। कठुआ कांड के बाद इनमें और चेंज हो गए, जैसे 376D से कम तो इनमें सजा है नहीं, और LI है। इस तरह ध्यान रखो, 20 से कम तो है नहीं, 20 से लेके लाइफ टाइम तक हो सकता है। और जो 12 वर्ष एक इन्होंने ज़्यादा करते हैं उनमें मृत्युदंड भी हो सकता है, आजीवन भी हो सकता है। इस तरह आप ध्यान रखो। इसमें सज़ा मैं आपको बता देता हूँ कितनी है। गैंग रेप करेंगे, जैसे निर्भया कांड हुआ था, गैंग रेप 4-5 ने मिलकर एक महिला के साथ किया था, जो कि 20 से कम नहीं होगी। इसमें भी 20 से कम नहीं होगी, आजीवन कारावास तक हो सके। शेष जो जीवन है उसको जेल में बिताना पड़ेगा। जो भी जुर्माना उस पर लगाया जाएगा वो पीड़िता के जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, चिकित्सा के खर्चे हैं, उसके रिहेबिलिटेशन के लिए, पुनर्वास के लिए उचित होंगे, उसको उस पर ही खर्च किया जाएगा। और जो भी जुर्माना बचेगा वो पीड़िता को ही, विक्टिम को ही संदत किया जाएगा, पीड़िता को दे दिया। तो फिर दोस्तों निर्भया कांड के बाद जो कठुआ कांड हुआ था, जो कि कश्मीर वगैरह में हुआ, तो उसके बाद इसमें जो 2018 में अमेंडमेंट हुए थे, उसके बाद गैंग रेप से रिलेटेड अपराधों में सज़ा को और कठोर कर दिया था। 16 वर्ष से कम एज ग्रुप की महिला के साथ गैंग रेप करने पे कितना पनिशमेंट मिलेगा? लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, मतलब आजीवन कारावास से, जिसका अभिप्राय क्या होगा? वही शेष जीवन उसको जेल में बिताना पड़ेगा, साथ में जुर्माने का पनिशमेंट भी दिया जाएगा। और जुर्माना जो पीड़िता के जो विक्टिम है उसके मेडिकल एक्सपेंसेस, चिकित्सा व्यय और पुनर्वास से मेरा मेन यहाँ से रिहेबिलिटेट करना, यानी कि समाज की मुख्य धारा, मेन स्ट्रीम में उसको जोड़ना। उसके रहने की व्यवस्था नहीं है तो वो करना, घर की व्यवस्था करना, ना आता है तो किसी जगह पे उसको बाल गृह में, 16 साल से कम सुधार गृह में छोड़ना, ये मतलब होगा यहाँ। और जो भी जुर्माना होगा वो पीड़िता को ही संदत किया जाएगा, उसको मुख्य धारा में लाने, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। तो ये ध्यान रखना। और 12 वर्ष के बाद इसके 16 वर्ष के बाद इसके अगला सेक्शन 376D, ये भी उसी के बाद 2018 में चेंज हुआ है। जो 12 वर्ष से कम आयु की महिला से गैंग रेप करेंगे तो उसके लिए अलग से सेक्शन बना दिया है। तो इसमें भी वही है दोस्तों कि कितना होगा, सजा कितनी होगी? बलात्संग और आजीवन कारावास से। LI सेम ही वही है, आजीवन कारावास, शेष प्राकृत जीवन जेल में बिताना पड़ेगा, और कोई विकल्प ही नहीं है। अगर 12 वर्ष से कम एज ग्रुप की महिला के साथ, बच्ची के साथ रेप होता है, गैंग रेप होता है, तो आजीवन कारावास तो मिलेगा, साथ में जुर्माना भी दिया जाएगा। या डिपेंड करता है, कोर्ट मृत्युदंड भी दे सकती है, ये कोर्ट पे डिपेंड करता है, LI दे या मृत्युदंड दे। और जुर्माना ये मैंने बता दिया, वो सेम इसमें लिखा है, उसके मेडिकल जो एक्सपेंसेस होते हैं या पुनर्वास की पूर्ति के लिए न्यायोचित युक्त होगा। और जुर्माना जो भी होगा पीड़िता को संदत किया जाएगा, जितना बचे वो पीड़िता को संदत कर देंगे, बकाया जो भी है। तो इसके बाद 376E। 376E क्या है? पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर। रिपीट आप जानते हो सभी, रिपीट क्या होता है? जो दोबारा वो अपराध करता है। एक बार उसको उस अपराध के लिए पनिशमेंट मिल चुका है और पनिशमेंट के दौरान वो बेल पे या पैरोल पे बाहर जाके दोबारा वो अपराध कर देता है, सेम ही ऑफेंस दोबारा कर देता है, या फिर उसका पनिशमेंट पूरा होने के बाद वो करता है। यही रेप से रिलेटेड ये अपराध सेम प्रकृति का 376 का हो, चाहे 376A का हो, या AB का हो, या D का हो, या DB के अधीन नहीं, ये दोबारा करता है तो उसका कितना पनिशमेंट मिलेगा? तो आजीवन कारावास से जीवन तक उसको कारावास मिलेगा, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, जो कि उसका शेष जीवन जेल में बीतेगा फिर, या फिर मृत्युदंड या डेथ के लिए भी पनिश किया जा सकता है। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है, आजीवन दे या जो मृत्युदंड दे। ये सब कोर्ट देखती है कि ये रेयर, इस पे अलग अलग केस आए हुए हैं, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट और शत्रुघ्न वर्सेस स्टेट, ऐसे अनेक केस है जिनमें ये कहा गया कि रेयरेस्ट से रेयर मामले में ही अलग अलग सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से डिफाइन किया कि कौन से में डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं प्रकृति विरुद्ध अपराधों के विषय में, अननेचुरल ऑफेंस के विषय में। ये ध्यान रखना, इसमें मेल और फीमेल किसी जीव जंतु के साथ या अन्यथा प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध, जो कि नेचर के खिलाफ है, तो इंद्रिय भोग करेगा, मतलब कार्नल इंटरकोर्स करेगा, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं कार्नल इंटरकोर्स करेगा, तो उसे उसकी कितनी सजा? लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, या दोनों में किसी बात है, मतलब जो 10 वर्ष तक का हो सकता है। 10 वर्ष ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कितनी सजा देती है कितनी नहीं। ये ट्राइबल बाई है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। दोस्तों ध्यान रखना, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ट्रायल करता है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है? 3 वर्ष तक की। या CGM लेवल का अधिकारी है, ACGM लेवल का अधिकारी है, वो भी फर्स्ट क्लास होता है, वो 7 वर्ष तक की। कहने का मतलब 7 वर्ष तक की सजा दे सकते हैं इसमें। वैसे सजा की प्रकृति गंभीर है, सकते हैं वो आगे अगर मामला रेफर करे। कौन से में रेफर करते हैं?
सेक्शन, अगर उसको सजा कम लगती है तो सेक्शन 325 सीआरपीसी में रेफर कर सकते हैं आगे संबंधित मजिस्ट्रेट को, या खुद जो जितनी सजा दे सकता है वो दुगने तक दे सकते हैं। ये भी आपने सेक्शन 3031 सीआरपीसी पढ़ोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध पुरुष या महिला द्वारा कोई कार्य किया जाता है, या तो पुरुष का पुरुष के साथ या महिला महिला के साथ, चाहे सहमति से हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों अभी पीछे के सुप्रीम कोर्ट के एक केस से, सुप्रीम कोर्ट के केस का क्या नाम था, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया कि LGBT कम्युनिटी के जो भी व्यक्ति है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, मतलब लड़के का लड़के के साथ, लड़की का लड़की के साथ आपस में समलैंगिक संबंध को अपराध नहीं माना जाएगा अगर वो आपस में सहमत है ये करने के लिए। लड़का लड़का और लड़की लड़की समलैंगिक संबंध बना रहे हैं, कार्नल इंटरकोर्स कर रहे हैं, लेकिन अब उन आपस में वो सहमत है दोनों ऐसा करने के लिए, चाहे लेस्बियन हो, चाहे गे हो, चाहे बाइसेक्सुअल हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो। बाइसेक्सुअल होने के बाद ऐसा करते हैं तो उनका अगर अपनी सहमति से कर रहे हैं तो नो ऑफेंस। मतलब इसमें आंशिक परिवर्तन कर दिया धारा 377 में कि अब ऐसा नहीं है कि सहमति से करे तो अपराध हो जाएगा। सहमति से अगर अननेचुरल ऑफेंस जो पहले माना जाता था वो कर रहे हैं, वो अब नेचुरल हो, अब वो अननेचुरल नहीं माना जाएगा। यानी कि LGBT कम्युनिटी सहमति से समलैंगिक संबंध बना रही है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। अगर उनकी सहमति नहीं है तो वो पुराना सेक्शन वैसे का वैसा लागू हो जाएगा। अब इसको आंशिक रूप से असंवैधानिक कर दिया। कौन से केस में? नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ये ध्यान रखना है। इससे पहले का केस है नाज फाउंडेशन का केस, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ था, उसमें भी ये असंवैधानिक किया गया था। लेकिन सुरेश कुमार कौशल में वापस इसको संवैधानिक घोषित कर दिया था। उसी को सुरेश कुमार कौशल को नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में चेंज कर दिया है। और 377 धारा को इंडियन पिनल कोड की, ये भी आपको पूछ सकते हैं, तीनों केस ध्यान रखना। नवतेज सिंह जौहर में कौन से केस को चेंज किया? सुरेश कुमार कौशल को। नवतेज सिंह जौहर में 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। बस सहमति का बिंदु ही आंशिक रूप से ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आज काफ़ी हो गया, काफ़ी लंबा लेक्चर खिंच गया है और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन बना उसको क्लिक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लॉ से रिलेटेड जो महिला बाल अपराध या अन्य लॉ के बिंदु है उनसे रिलेटेड आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में पोक्सो एक्ट को शॉर्ट में संक्षिप्त रूप से पूरे एक्ट को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।